तो वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य रख रहे थे। हमारे साथ बेहद खास दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, और वित्त विशेषज्ञ नरेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप दोनों का न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नरेश गुप्ता जी, प्रधानमंत्री मोदी की बातों को भी आपने सुना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बजट को बहुत समावेशी और दूर की कौड़ी का, क्योंकि बहुत लोक लुभावन बजट नहीं आया, बता चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया, छत्तीसगढ़ को क्या हासिल हो रहा है? देखिए, आपको मैं बड़ा स्पष्ट बता देता हूँ, बजट जो है शॉर्ट टर्म कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश के विकास और उन्नति के लिए बजट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ही फोकस करके बनाना चाहिए। देश के समग्र विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए, पूर्ण विकसित देश और प्रदेश बनाने के लिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना होता है। ये लॉन्ग टर्म विजन पे ही पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। उसी पर आधारित, देखिए, इलेक्शन ईयर से जब को भी हो, वो इन्होंने कभी भी वो राहत नहीं दी कि आपको ये बेनिफिट मिले और हमको भी काम कर ले। इनका मेन फोकस देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है। ये बजट 3 ड्यूटीज, कर्तव्यों पर आधारित है। पहला, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। दूसरा, जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट। तीसरा, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो 3 जो बेस लाइन है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये बजट त्वरित आपको तुरंत राहत देने वाला बजट नहीं है। लॉन्ग टर्म में इस देश का विकास करना, जनहितैषी कार्य करना, ये बेसिक फोकस है इस बजट का। और इस बजट में टैक्स लिटिगेशंस और दूसरी लिटिगेशंस, फाइनेंशियल लिटिगेशन को रिड्यूस करने का प्रयास किया गया है। उस लिटिगेशन से प्रोसिक्यूशंस को और मिनिमम करने का प्रयास किया गया है। उसको पैनल प्रोविजंस, जो अपराध की श्रेणी थी, उसको पैनल की श्रेणी पे लाने का प्रयास किया गया है, ताकि लोग रिलैक्स हों। और सबसे बड़ी चीज, जहां पर इवेजन की गुंजाइश है, जहां पर गड़बड़ी करने की संभावना है, वहां पर सरकार सख्त रूप में आई है। जहां पर सरकार के नियमों को बाईपास करके लोग दूसरा काम कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए भी सरकार ने बड़ा सख्त कदम करने का प्रयास किया है। देखिए, रेलवे कॉरिडोर का देश में जो 7 कॉरिडोर बना रहे हैं, उस रेलवे कॉरिडोर और जो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं रेलवे का, उससे आर्थिक प्रगति आज तो नहीं होने वाला, इमीडिएट बनने वाला है। आर्थिक प्रगति के लिए एक इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, उस पर काम करेंगे, उस पर फंडिंग जारी है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा खर्चा कर रही सरकार। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने का मेन उद्देश्य होता है आगामी समय में देश को उसका रिटर्न मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इस पूरे बजट पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा फोकस किया गया है। अब जब एम्प्लॉयमेंट फोकस करेंगे, आप लोगों को काम दिलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, तो मन भावन लुभावन बजट तो बन नहीं सकता है। और मन लुभावन बजट जो बनेंगे, वो देश की आर्थिक प्रगति को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, आपको कहीं ना आज प्लान्ड वे पे जाएंगे तो देश की आर्थिक विकास होगा। आप लंबे समय तक आपको सस्टेन करना है। और अब इकोनॉमी कोई देश की या प्रदेश की नहीं रही, अब ये इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी हो गई है। आज के सिनेरियो में पूरी दुनिया की इकोनॉमी हो गई है। तो उस दुनिया की इकोनॉमी में हम कैसे बाहर आए? हम अपने आप को जैसे तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए सारा प्रयास, देखिए, अब तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के बाद देश किस स्थान पे पहुंचेगा, देश का डेवलपमेंट क्या होगा। देश का डेवलपमेंट मतलब प्रत्येक व्यक्ति का डेवलपमेंट, देश में रहने वाले 150 करोड़ का डेवलपमेंट। तो उस कॉन्सेप्ट में सरकार बजट बनाई हुई है। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, रोजगार की बात कही जा रही है, साथ ही कहा जा रहा है टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत फोकस है। और एक चीज और मैंने इस बजट में देखी कि इसमें 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी बनाई जाएंगी। कंटेंट क्रिएटिंग की इंडस्ट्री भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, युवा आजकल कंटेंट बहुत ज्यादा बना रहे हैं। सरकार भी इसको सहायता देगी? बिल्कुल, देखिए, जब भी देश का केंद्रीय बजट पेश होता था तो देश के बहुत चर्चित व्यंग्यकार हुए स्वर्गीय शरद जोशी जी, और उनका एक बड़ा अच्छा व्यंग्य आता था
कि देश के सरकारी बजट का आधा हिस्सा तो सरकारी अफसर चर जाते हैं। तो ये एक बड़ी सच्चाई है, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, और इससे निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उम्मीद है कि व्यंग्यकार शरद जोशी की ये लाइनें उनके कार्यकाल में उतनी सार्थक साबित नहीं होंगी। अफसरों पर ध्यान रखा जाएगा। जहां तक आज केंद्रीय बजट की बात है, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा महत्व ये दिखाई दिया कि संत रविदास जी की जयंती आज छत्तीसगढ़ मना रहा है, और उस बजट का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने रविदास जयंती पर याद किया संत रविदास को। तो ये एक बड़ा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आह्लादित करने वाला विषय रहा। दूसरा, जो सरकार ने कहा कि हम नए खनिज कॉरिडोर बनाएंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तीसरे आंध्र प्रदेश राज्य को शामिल करते हुए, तो छत्तीसगढ़ चूंकि देश में चौथे नंबर का राज्य जो खनिज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो ऐसे में अगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, माइनिंग कॉरिडोर, तो छत्तीसगढ़ को कहीं न कहीं उसमें एक बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। हालांकि गुप्ता जी ने सही कहा कि इसके दीर्घ लाभ भी लाभ होते हैं, समय थोड़ा लगता है, लेकिन उसके नजरअंदाज दिखते हैं। तीसरी जो एक बड़ी बात मैं आपके चैनल के मार्फत से विशेष तौर पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राज्य के जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वो भी बजट के कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, अपना सुझाव दिया था, पेश किया था। उन्होंने कहा था कि जो नियमित टैक्स पेयर हैं, जो प्रतिवर्ष टैक्स पे करते हैं, उनके सम्मान में सरकार को कुछ घोषणा करनी चाहिए, ताकि उनका हौसला बढ़े, दूसरे लोग प्रेरित हो, और इस प्रकार सरकार की एक सकारात्मक पहल दिखेगी। और यह बड़ी अच्छी बात है कि निर्मला सीतारमण ने उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ओपी चौधरी जी के प्रस्ताव को माना, लेकिन एक हाईलाइट उन्होंने दिया उस पर कि जो छोटे नियमित टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए सरकार ने स्मॉल टैक्स पेयर्स को राहत दी है, ऑटोमेटेड टीडीएस रिलीफ स्कीम लागू की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना प्रस्तावित करती हूं, जिसमें रूल बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस के जरिए लोअर या नील डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा, बिना असेसिंग ऑफिसर को आवेदन दिए। इसके पहले बड़ी तकलीफ होती थी जो छोटे टैक्स पेयर थे या नियमित टैक्स पेयर थे। तो ये एक पहल कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री रहे ओपी चौधरी, उन्होंने की थी, और कहीं ना कहीं उसका इस बजट में जोड़ा गया है। और ये एक बड़ा सम्मान है देश के करदाताओं का, क्योंकि वो कर देते हैं तो सरकार का राजस्व आता है, राजस्व आता है तो डेवलपमेंट होता है। तो हम ये विजन एक तरह से वित्त सीतारमण जी के इसमें देख सकते हैं। जहां तक आपने रोजगार की बात कही थी, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा है, और इसे दोनों ही सरकारों को, केंद्र और राज्य को मिल करके जो रोजगार जनरेट करने होंगे, क्योंकि युवा जो आज का है वो चाहता है कि उसे रोजगार मिले, सरकारी रोजगार मिले, कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छे रोजगार मिले। और एक बात और कहूंगा कि सरकार ने 12 लाख करोड़ का बजट सिर्फ इंटरनेट के डेवलपमेंट के लिए रखा है। तो ये उस नई पीढ़ी को फायदेमंद होगा जो आईटी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहती है, उसमें योजनाएं लाएगी, और इससे कॉर्पोरेट को भी फायदा होगा और नौकरियां जनरेट होंगी। ठीक है नरेश गुप्ता जी, इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग भी दिखा रहे हैं, जिसमें शेयर बाजार 1050 अंक नीचे गिर चुका है, सोना चांदी भी नीचे गिर चुके हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, जब बजट आता है तो वो सिर्फ यही सोचता है और यही पूछता है आम बोलचाल में भी कि भाई सस्ता क्या हुआ ये बताओ। ऐसे वर्ग के लिए क्या कहेंगे आप नरेश जी, और ये गिरावट क्यों आ रही है शेयर बाजार में, ये भी बताइएगा। देखिएगा, जहां तक सोने और चांदी का गिरावट का इस बजट से कोई मतलब नहीं है। ये रूटीन है, वो अलग चल रहा है। जैसे जीएसटी को बजट से कोई मतलब नहीं है, वैसा ये गोल्ड का और ये जो सिल्वर है, इसका भी इस बजट से कोई मतलब नहीं है, इस स्टडी का। जहां तक सवाल है एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाएगी, सेंटिमेंट्स ऑफ दी सेंसेक्स, शेयर मार्केट, तो ये शेयर मार्केट में जो लीड करती है मार्केट को, जो कंपनियां लीड करती, बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को शायद यह बजट सपोर्ट नहीं करता हूं। इट इज अ थीम। जो रूटीन जो शेयर मार्केट चलता है, तो ये उसके हिसाब से मैं एक टेक्निकल बात कर रहा हूं, ये उनके सेंटिमेंट्स को फील नहीं कर रहा हूं। बट दिस बजट इज in the sentiment, in the interest and in the sentiment of the at large people of the nation.
इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ना कि ओनली शेयर मार्केट के जो चंद लोगों को इम्पैक्ट को, सेंटिमेंट्स को जीतने के लिए। ये बड़ा फैक्टर है। ओके, ये किसी भी बजट को आप इतना जल्दी एनालाइज नहीं कर सकते हो। सेंटिमेंट्स, उनका सेंटिमेंट जो शेयर मार्केट में कुछ कंपनियां ही लीड करके सारी चीजों को, मार्केट को गवर्न करती हैं, तो वो मार्केट को गवर्न करने वाली एजेंसीज और कंपनीज और इंडस्ट्रीज को शायद ये सूट नहीं करता हो। लेकिन देश की बहुसंख्यक वर्ग के लिए लेकिन अच्छा ये देश की जनता को, बहुत शुक्रिया नरेश गुप्ता जी और डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, ये बनाया हुआ ये बेहतर है। बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि सर्विस सेक्टर में गए हैं, सर्विस सेक्टर को बनाया मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ने में साथ हमारे साथ तो शेयर बाजार में गिरावट जरूर देखने को मिली। आज निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार भारत देश का बजट प्रस्तुत किया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए एक दूरदर्शिता के साथ, एक रोड मैप के साथ, एक क्लियर विजन के साथ भारत सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। 2047 का दीर्घकालिक लक्ष्य है, वहीं मिड टर्म टारगेट भी है, मध्यकालिक लक्ष्य भी है, और हर बजट को शॉर्ट टर्म टारगेट के रूप में, एक शॉर्ट टर्म योजना के रूप में, एक वर्षीय प्लानिंग के रूप में उसको देखना चाहिए। साफ तौर पर विकसित भारत का स्वप्न कैसे साकार होगा उसकी दूरदर्शिता साफ तौर पर इस बजट में दिखाई देती है।